गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 12 राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत आज हम इकाई थर्ड, जिसका मुख्य टाइटल है राजनीतिक विचारधाराएं। विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक विचारधारा हैं जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, ये सभी हम पढ़ेंगे समझेंगे। तो आज शुरुआत करते हैं सबसे पहले उदारवाद से संबंधित। लिबरलिज्म क्या है, ये उदारवाद कब से इसकी उत्पत्ति हुई, तो उसके उदय, विकास तथा उसके प्रकृति स्वरूप के बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे समझेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं उदारवाद। देखिए, हमारे राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत समय के साथ साथ विभिन्न विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। आज दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित कोई विचारधारा है तो वो उदारवाद है। विश्व का हर लोकतांत्रिक देश एक उदारवादी लोकतांत्रिक स्वरूप को धारण किया हुआ है। तो ये लिबरलिज्म क्या होता है, किन कारणों से इसका उदय हुआ है, किस प्रकार से इसका विकास हुआ है, ये हम सब स्टार्ट करते समझते हैं। तो देखिए, उदारवाद एक स्थायी मूल्य का अनिश्चित उपलब्धि है। ये यूरोपीय इतिहास और दर्शन की एक महत्वपूर्ण विरासत है। आप देखेंगे कि राजनीति विज्ञान का जितना भी हम अध्ययन करते हैं, थ्योरी सेक्टर में, थिंकर्स में जितना कुछ पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, ये सभी पश्चिमी देश, विशेषकर यूरोपीय देशों, अमेरिका जैसे देशों का महत्वपूर्ण एक योगदान है। तो कह सकते हैं कि उदारवाद जो एक विचारधारा है, ये अपने कुछ परंपरागत मूल्यों की ऐसी एक अनिश्चित उपलब्धि है जिसमें हिस्ट्री और फिलोसॉफी दोनों का एक मिला जुला स्वरूप दिखाई देता है। इतिहास और दर्शन दोनों की विरासत दिखाई देती है। इसकी एक हम पर्टिकुलर देखें तो आपको पता होगा कि यूरोप में जब औद्योगिक क्रांति हुई और इस समय जो पुनर्जागरण की शुरुआत हुई, तो ये जो उदारवाद है वो एक प्रकार से यूँ कहें कि पुनर्जागरण की देन है। अब पुनर्जागरण के माध्यम से वहाँ साहित्य में, शिक्षा में, हर एक क्षेत्र में, दर्शन में बहुत बड़ा बदलाव आया, बहुत बड़ा बदलाव आया। चर्च और राज्य के साथ राजा, फिर जिस प्रकार से आपने मैकियावेली के बारे में सुना होगा, धर्म और राजनीति को अलग करके जो सामंतवादी तत्व थे, पोपशाही थे, इसके विरुद्ध बहुत बड़ी आवाज़ उठी और राज्य व्यवस्था को बिल्कुल इनसे सेपरेट करके, स्वतंत्र करके सर्वशक्तिशाली बनाने का जो सब कुछ जो काम हुआ, ये सब देखते हैं कि ये सब पुनर्जागरण के बाद दिखाई देता है। तो यूँ कहें कि हमारी जो उदारवाद की जो विचारधारा है, ये एक प्रकार से पुनर्जागरण की देन समझ सकते हैं, क्योंकि औद्योगिक क्रांति केवल उद्योग जगत में नहीं, अर्थव्यवस्था में परिवर्तन नहीं आया, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर एक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव दिखाई देता है। तो उदारवाद वह विचारधारा है जिसके अंतर्गत मनुष्य को विवेकशील प्राणी मानते हुए सामाजिक संस्थाओं को मनुष्य की सूझबूझ और सामूहिक प्रयास समझा जाता था। मतलब ये विचारधारा, ये आइडियोलॉजी इसमें बिलीव करती है कि मनुष्य वो बहुत ही विवेकशील प्राणी है। इस भूभाग पर, इस जगत में मनुष्य एक ऐसा है जो जिसमें सबसे ज़्यादा विवेक की मात्रा पाई जाती है। वो विवेक है, उसको अपना अच्छा, बुरा, गलत, सही, उचित, अनुचित हर चीज़ का उसको ज्ञान होता है और अपने जीवन में क्या करना है ये व्यक्ति भी स्वयं निर्णायक हो सकता है, स्वयं निर्णय कर सकता है। तो विभिन्न प्रकार की जो सामाजिक संस्था हैं उसमें मनुष्यों की सूझबूझ और जो सामूहिक प्रयास होते हैं जो अपने विवेक के द्वारा संपादित होते हैं, वो सब हम उदारवाद के अंतर्गत समझ सकते हैं, उसको उसी अर्थ से ले सकते हैं। विशेषकर उस उदारवाद के संबंध में हमारे जो राजनीतिक चिंतक हैं जॉन लॉक, जिनको हम सामाजिक समझौतावादी विचारक भी कहते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा उदारवाद के संबंध में अपने विचारों को प्रतिपादित किया और पुरजोर से इनका समर्थन किया। इसलिए जॉन लॉक को उदारवाद का जनक भी माना जाता है। आपके लिए प्रश्न पूछा जा सकता है उदारवाद का जनक कौन है, तो आपको उत्तर देना है जॉन लॉक। फिर इसी उदारवाद से जो समर्थन करने वाले हैं तो उसमें आप देखेंगे एडम स्मिथ है, रिकार्डो है, जेरेमी बेंथम है, ये सभी जो विचारक हैं वो सब उदारवादी विचारक माने जाते हैं, अर्थात उदारवादी विचारधारा में अपना विश्वास रखते हैं और उसके समर्थक माने जाते हैं। ठीक है। उदारवाद राजनीतिक सिद्धांत की एक प्रबल विचारधारा है। वस्तुतः आधुनिक राजनीतिक विचारधाराओं में उदारवाद की परंपरा सर्वाधिक प्राचीन है। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि जो पॉलिटिकल थ्योरी में
जो अलग अलग थ्योरियाँ आई उनमें सबसे ज़्यादा जो उदारवाद की जो थ्योरी है वो अपने आप में बहुत ही एक मतलब यूँ कहें कि एक समय के साथ अपने आप को अनवरत बदलाव करते हुए आज भी कायम है। तथा जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसमें देखें तो जो एक ट्रेंड रहा हुआ लंबे समय का, तो उसमें उदारवाद सबसे एक प्राचीन अवधारणा के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको पहले भी स्पष्ट किया कि उदारवादी दर्शन का जो उदय है और विकास है वो यूरोपीय पुनर्जागरण और जो धर्म सुधार आंदोलन हुए तब से शुरुआत मानी जाती है, तब से इसकी यूँ कहें कि इसका प्रवृत्ति शुरू हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं उदारवाद जो शब्द है इसकी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति, ये उदारवाद शब्द किससे बना है, क्या है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, उदारवाद अंग्रेजी शब्द के लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है। आप जो उदारवाद शब्द पढ़ते हो ना, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है लिबरलिज्म, और लिबरलिज्म एक अंग्रेजी वर्ड है, पर मूल रूप से ये जो लिबरलिज्म भी किससे बना है, ये है एक लैटिन लैंग्वेज, लैटिन भाषा का शब्द है लीबर। क्या शब्द है? लीबर। तो लीबर से बना है लिबरलिज्म। तो लीबर से क्या तात्पर्य है? लीबर से तात्पर्य है स्वतंत्र। क्या तात्पर्य है? स्वतंत्र, बिल्कुल स्वतंत्र। तो स्वतंत्र अर्थात जिसका लैटिन भाषा में लीबर है, और लीबर से लिबरलिज्म बना, और लिबरलिज्म का हिंदी रूपांतरण है उदारवाद। बात समझ में आ गई? इसलिए आपको कभी भी प्रश्न पूछा जाए तो उदारवाद शब्द की व्युत्पत्ति किस शब्द से हुई है, तो आपको आंसर देना है लैटिन शब्द लीबर शब्द से, जिसका अर्थ होता है स्वतंत्र। ठीक है, अब वो स्वतंत्र की बात सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर एक क्षेत्र में वो समाहित होती है, केवल एक पक्ष को या एक आयाम को लेकर नहीं चलती है। इसलिए आपको स्वतंत्र शब्द आते ही आपको समझ लेना है कि ये सभी से संबंधित बातें की जा रही हैं। अब उदारवाद एक ऐसी अस्पष्ट, बौद्धिक, गतिशील, यथास्थितिवादी, पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक, गरीब विरोधी, अन्यायी, अनैतिक, अमानवीय अवधारणा थी। मतलब आप समझ सकते हैं कि उदारवाद एक लंबी परंपरा रही है, सबसे प्राचीन विचारधारा रही है। तो इसमें समय के साथ काफ़ी कुछ परिवर्तन भी किए गए, इसलिए ये जो विचारधारा है इसको अस्पष्ट भी कह सकते हैं, बौद्धिक, क्योंकि इसमें विवेक पर सबसे ज़्यादा प्रबल बल दिया जाता है। फिर कभी गतिशील है तो कभी यथास्थितिवाद पर बल देती है। पूंजीवादी व्यवस्था की ज़बरदस्त समर्थक है। उदारवादी विचारधारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का पूरा समर्थन करती है। गरीब विरोधी भी इसको कुछ विचारक कहते हैं। कुछ विचारक जो मार्क्सवादी हैं जो इस विचारधारा को बिल्कुल अन्यायी, अनैतिक, अमानवीय अवधारणा के रूप में स्वीकार करते हैं। तो सबका अलग अलग विचारकों का अलग अलग मत है, अपनी अपनी सबकी अपनी अपनी व्याख्या है। ठीक है, यह एक ऐसी विचारधारा का नाम है जिसका स्वरूप और कार्यक्षेत्र विकास के प्रथम चरण से लेकर वर्तमान तक बदलता रहा है। मतलब आप समझ सकते हो कि ये जो विचारधारा अर्थात उदारवादी विचारधारा है जिसका स्वरूप और कार्यक्षेत्र हमेशा से ही पहले, मतलब यूँ कहें कि 15वीं शताब्दी से लेकर आज 21वीं शताब्दी तक देखें तो ये अपने आप को बिल्कुल समय के साथ और अपने स्वरूप और कार्य में बिल्कुल बदलती हुई रही है। और कभी ये पूंजीपतियों के पक्ष में प्रत्यक्ष रूप से सामने आता था, तो बाद में दबी जुबान पूंजीपतियों के हित की बात भी करता है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जब अन्य विचारधारा, समाजवाद है, मार्क्सवाद, इनका प्रबल तरीके से जो प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसने अपने आप को लुप्त नहीं किया, अपने आप को कटघरे में खड़े करने वाली विचारधारा के रूप में नहीं रही। उदारवाद समय के साथ अपने आप को वो मेंटेन करती रही, अपने आप को परिवर्तित स्वरूप करती गई। ठीक है, क्योंकि जब अब हम आगे जब उदारवाद के रूपों के बारे में पढ़ेंगे, उसके टाइप, उसके यहाँ फॉर्म्स के बारे में समझेंगे या पढ़ेंगे, तब आपको मैं इस और भी डिटेल से इस बात को क्लियर करूँगा कि ये जो विचारधारा आज भी बनी हुई है, कारण अपने आप में एक गतिशील विचारधारा है, अपने आप को समय की अनुकूल परिस्थितियों को देखते हुए अपने आप में बदलाव करती रहती है। ठीक है, तो उसी प्रकार से है। तो मूल रूप से कहा जाता है कि जो उदारवादी है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के या पूंजीपतियों के समर्थक या उनके हितों की बात करता है। कभी मार्क्सवाद के डर से दबी जुबान से बातें करता है, गरीबों के हित की बात भी करने लगा है समय के साथ साथ। उदारवाद लोक कल्याण की अवधारणा का प्रबल समर्थक बन गया। अब देखिए, जो उदारवाद की एक जो परंपरा है जिसको हम सकारात्मक उदारवाद में देख सकते हैं, वो लोक कल्याण पर सबसे ज़्यादा बल देती है। क्योंकि जब आपको पता होगा कि जब यूरोप के देशों में मार्क्सवाद का और साम्यवादी विचारधारा का जब बोलबाला बढ़ता जा रहा था, तो इसने ये देखा कि हमें कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता है, अगर हम नहीं कर पाए तो हमारी विचारधारा समाप्त हो जाएगी। इसलिए उसने लोक कल्याण पर बल देना शुरू किया।
1990 के दशक में जब सोवियत संघ की साम्यवादी व्यवस्था ध्वस्त होने के बाद पुनः अपने परंपरा के स्वरूप की तरफ बढ़ता चला। अब क्योंकि देखो सबसे ज़्यादा आपको पता होगा कि दुनिया में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद से दो बड़ी महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। एक थी अमेरिका और दूसरा था सोवियत संघ। अब दोनों महाशक्तियों के मध्य शीत युद्ध हुआ और शीत युद्ध का तात्पर्य यह होता है कि इस प्रकार का युद्ध जो युद्ध की परिस्थितियों का निर्माण करता है लेकिन युद्ध नहीं होता है, युद्ध होते 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 रुक जाता है। मतलब कहने का मतलब ये एक प्रकार का भय का वातावरण बन जाता है कि युद्ध अब होगा लेकिन युद्ध होता नहीं है, जो केवल बोल कर लड़ा जाता है। वाक युद्ध जिसको कहते हैं, प्रचारात्मक युद्ध कह सकते हैं, जो कागज़ के गोलों पे खेला जाता है, मनुष्य के मन मस्तिष्क में खेला जाता है। इस प्रकार का जो होता है जो युद्ध, उसको हम शीत युद्ध के नाम से कहते हैं। तो जब शीत युद्ध के दौरान आपको पता है कि 1917 में जब सोवियत संघ में लेनिन के नेतृत्व में जो बोल्शेविक क्रांति हुई, उस क्रांति के फलस्वरूप ये बहुत बड़े सोवियत संघ का निर्माण किया गया और वहाँ पर साम्यवादी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई। तो इसको सबसे ज़्यादा खतरा किससे महसूस हुआ कि जो उदारवादी विचारधारा थी। तो अब देखिए कि जब उदारवादी विचारधारा के सामने सबसे बड़ी चुनौती इस साम्यवादी और मार्क्सवाद की थी, तो उसने क्या किया, अपने आप को बदलते हुए लोक कल्याण की बातें करने लगा, सकारात्मक उदारवाद की तरफ बल देना उसने प्रारंभ कर दिया। लेकिन जब उसने देखा कि 1990 तक आते आते साम्यवादी सोवियत संघ पूरी तरह से धराशायी होगा, टूट गया, बिखर गया, ध्वस्त हो गया, तब उसको लगा कि नहीं, अब पुनः एक बार मुझे अपने उस परंपरा के स्वरूप की तरफ जाना है, जो बिल्कुल से एक प्रकार से यूँ कहें कि जो पूरी तरह से एक व्यक्ति केंद्रित था, व्यक्ति के हितों पर केंद्रित था और जिसमें राज्य के हस्तक्षेप को भी स्वीकार नहीं करता है। यूँ कहें कि वो थोड़ा सा पूंजीपतियों के प्रति ज़्यादा झुकाव करने लग गया था। ठीक है, पुनर्जागरण तथा धर्म सुधार आंदोलन ने इसे जन्म दिया, ये मैंने पहले ही स्पष्ट किया। औद्योगिकीकरण ने इसे आधार प्रदान किया। बढ़ते पूंजीवाद ने स्वतंत्रता के निकट लाके खड़ा कर दिया। व्यक्ति के प्रति इस विचारधारा की आस्था ने राज्य को सीमित कर दिया। कि देखिए कि पुनर्जागरण और धर्म सुधार आंदोलन हुए, उससे फलस्वरूप उदारवाद का जन्म हुआ। फिर जब औद्योगिक क्रांति और औद्योगिकीकरण बढ़ा तो इससे और भी उसको आधार प्रदान हुआ और जब पूंजीवाद बढ़ता गया तो इससे स्वतंत्रता के निकट लाके खड़ा कर दिया। तो आप देखेंगे स्वतंत्रता का जो शास्त्रीय और परंपरागत वो आप देखेंगे जो स्वरूप, वो और उदारवाद में किसी प्रकार का आपको अंतर दिखाई नहीं देता है, स्वतंत्रता के नज़दीक चला जाता है। ठीक है, और फिर इसी परंपरागत उदारवाद में देखते हैं कि वहाँ पर राज्य मतलब जो क्या कहते हैं व्यक्ति के प्रति विचारधारा की आस्था में राज्य को सीमित कर दिया गया, राज्य को एक आवश्यक बुराई के रूप में वो देखने लग गए। सामान्यतः उदारवादी एक विचारधारा से अधिक है, ये सोचने का एक तरीका है, संसार को देखने की दृष्टि है, राजनीति को उदारवाद के बनाए रखने का एक प्रयास है। ये केवल एक राजनीतिक व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था की बात नहीं है, बल्कि ये उससे भी बढ़कर है। ये व्यक्ति के सोचने का तरीका है कि आप परंपरागत तरीके के हो, आप रूढ़िवादी हो, आप मॉडर्न हो, बिल्कुल विचारों से किस प्रकार के हो। तो ये मनुष्य के मस्तिष्क पर भी नियंत्रण करने वाली बात है। ठीक है, तो उदारवाद अपने आप में एक गतिशील बने हुए रखता है। अब हम देखते हैं कि उदारवाद का उदय और विकास किस प्रकार से हुआ। तो देखिए, लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ की रचनाओं में उदारवाद की हमें विस्तार से झलक मिलती है। तब जो अब ये जो लोग हैं, बेंथम है, एडम स्मिथ हैं, इनकी जो रचना है इनमें जो उदारवाद दिखाई देता है, लेकिन जो उदारवाद का जो स्वरूप है वो नकारात्मक है, इसका रूप है वो नकारात्मक। अब नकारात्मक का अर्थ आप बिल्कुल उसके सामान्य अर्थ में मत लीजिए कि नकारात्मक वो जो इंग्लिश में नेगेटिव कहा जाता है उससे अर्थ नहीं। नकारात्मक मतलब प्रतिबंधों का पूर्णतः अभाव, उसको हम नकारात्मक या परंपरागत या शास्त्रीय उदारवाद के नाम से जान सकते हैं। और इससे व्यक्तिवाद और शास्त्रीय उदारवाद के रूप में भी जाना जाता है। इसलिए आपको कभी भी ये शब्द भले चाहे स्वतंत्रता की बात करें या उदारवाद की बात करें, तो दोनों में जब नकारात्मक स्वतंत्रता या नकारात्मक उदारवाद, व्यक्तिवाद या शास्त्रीय उदारवाद, शास्त्रीय स्वतंत्र मतलब इसके संबंध में बातें की जाए तो सबको समान अर्थ में अपन समझ सकते हैं। लेकिन आप जब 19वीं शताब्दी में जॉन स्टुअर्ट मिल के जब बारे में पढ़ते हैं तो उन्होंने इसको सकारात्मक स्वरूप प्रदान किया। किसने? J.S. मिल ने। जी, ये भी हमारे विचार है कि जो स्वतंत्रता के प्रबल पोषक हैं, समर्थक हैं, तो इन्होंने इसको सकारात्मक रूप प्रदान किया गया। तब राज्य को एक आवश्यक बुराई समझने के बजाय एक सकारात्मक अच्छाई समझा। अब देखो, जो नकारात्मक उदारवादी हैं वो राज्य को एक आवश्यक बुराई मानते हैं, वो व्यक्ति को सर्वोच्च स्थान देते हैं, व्यक्ति उनके लिए सर्वोपरि है। लेकिन जब हम सकारात्मक उदारवाद की बात करें तो जो नकारात्मक उदारवादी मानते थे कि राज्य की आवश्यक बुराई है, लेकिन सकारात्मक उदारवादी मानते हैं कि राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है।
तथा अनियंत्रित व्यक्ति के स्वतंत्रता की व्यवस्था के प्रति खतरा समझते हुए व्यक्ति की गतिविधियों पर उचित प्रतिबंध लगाए जाने लगे। मतलब ये कहने लगे कि अनियंत्रित व्यक्ति को स्वतंत्रता देना एक प्रकार से हमारी स्वतंत्रता व्यवस्था के लिए भी खतरा है और इस राज्य को भी खतरा है, इसलिए व्यक्ति की गतिविधियों पर एक उचित प्रतिबंध भी लगाए जाने जरूरी है। ठीक है, तो दोनों सकारात्मक नकारात्मक एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हैं। 20वीं शताब्दी में लॉस्की मैक्यावर ने इसे एक नए रूप में पेश किया। अब राज्य एक अच्छी और आवश्यक संस्था माने जाने लगी। आप देखिए लॉस्की और मैक्यावर जैसे विचारक हैं वो बिल्कुल और भी इसको सकारात्मक उदारवाद के को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि राज्य है वो एक अच्छी और आवश्यक संस्था है, इसको समाप्त नहीं किया जा सकता और कानून व्यक्ति की स्वतंत्रता का रक्षक या उसका संरक्षक समझा जाता है। ठीक है, 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मार्क्सवाद की बढ़ती लोकप्रियता से भयभीत होकर पुनः व्यक्ति की स्वायत्तता की ओर झुकता और राज्य के कार्यों को सीमित करने के समर्थन करने लगा। कि 20वीं शताब्दी में ज्यों ज्यों मार्क्सवाद ढलान की तरफ बढ़ा, मार्क्सवाद समाप्ति की ओर बढ़ा, मार्क्सवाद का प्रभाव कम होता गया, तो पुनः ये एक प्रकार से मतलब ये जो है जो उदारवाद है वो पुनः राज्य के कार्यों को सीमित करने पर बल देने लगा। उदारवाद व्यक्ति प्रेमी विचारधारा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों पर बल देती है। मतलब ये इनके लिए साध्य है व्यक्ति सर्वोच्च है और व्यक्ति को खुला छोड़ दो, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो। वो अपने आप में इतना विवेकशील है कि जो अपना अच्छा बुरा भला सब कुछ समझता है, इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्ति को अधिकार और स्वतंत्रता प्रदान करने के पक्ष में है। ये राज्य को साधन और व्यक्ति को साध्य मानता है। ठीक है, व्यक्ति साध्य है, राज्य साधन है केवल। ये रूढ़िवादिता व परंपरावाद के स्थान पर सभी क्षेत्रों में सुधार और उदारीकरण में पक्ष लेता है। ये परंपराओं को या परंपरावाद पर यकीन नहीं करता है, बल्कि हर एक क्षेत्र में सभी सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक हर एक क्षेत्र में वो सुधार अर्थात रिफॉर्म और उदारीकरण का पक्ष लेता है। संविधानवाद, विधि के शासन, विकेंद्रीकरण, स्वतंत्र चुनाव, न्याय व्यवस्था, लोकतांत्रिक प्रणाली, अधिकार, स्वतंत्रता, न्याय की व्यवस्था, ये सभी उदारवादी विचारधारा के लक्षण हैं। ये उदारवादी व्यवस्था में ये सब कुछ संभव है। आई बात समझ में? तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि ये सब आप लगभग औद्योगिक क्रांति के बाद में जब देखते हैं कि जो यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, धर्म शोधन आंदोलन हुए, फिर 16वीं शताब्दी में सामंतशाही, राजशाही, पोपशाही के विरुद्ध एक मध्ययुगीन जो व्यवस्था थी उसके विरुद्ध जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई और प्रतिक्रिया के स्वरूप जो दर्शन और जो विचारधारा का आगमन हुआ वो कौन सी है? उदारवाद। ठीक है, तो विशेषकर जब 1815 के बाद में इंग्लैंड से ये विचारधारा के बाद में और भी प्रभाव बढ़ता गया। फिर उसमें आप देखते हैं कि लॉक, बेंथम, एडम स्मिथ हैं, फिर बाद में जो जॉन स्टुअर्ट मिल हैं, लॉस्की मैक्यावर हैं, इन्होंने अपने सभी विचारों को देखते हुए नकारात्मक उदारवाद, सकारात्मक उदारवाद को विस्तार से उन्होंने इसका उल्लेख किया। ठीक है, अब देखते हैं हम उदारवाद की प्रकृति किस प्रकार की है। देखिए, उदारवाद की प्रकृति उसके उदय एवं विकास के चरणों से जुड़ी हुई है। 1688 की गौरवपूर्ण अंग्रेजी क्रांति ने शासकों के देवी सिद्धांतों का तिरस्कार कर राज्य को एक मानवीय संस्था बताने का प्रयत्न किया था। मतलब ये देखो कि जो जो उदारवाद आगे बढ़ता है उसके अंदर जो भी परिवर्तन आते हैं उसके साथ ही उसका नेचर जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे 1688 में इंग्लैंड में एक गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। इसको गौरवपूर्ण इसलिए कहा जाता है कि इसमें किसी प्रकार का खून बहाए हुए बिना रक्त बहाए एक प्रकार से अधिकारों का हस्तांतरण शासक राजा से सीधे जनता में हो गया था। तो इसलिए इसको जब किसी प्रकार का मतलब क्रांतियाँ नाम आते खून बहा जाता है, लेकिन यहाँ पर बिना खून बहाए सब कुछ शांतिपूर्वक अधिकारों का हस्तांतरण हुआ, इसलिए ये मतलब ब्रिटेन के इतिहास में इसको गौरवपूर्ण क्रांति कहते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि राजा के जो शासकों के जो देवी सिद्धांत थे उनको त्याग करके राज्य को एक मानवीय संस्था के रूप में स्वीकार करने का काम किया गया था। उदारवाद व्यक्ति से जुड़ी विचारधारा है और 1789 में आप फ्रांसीसी क्रांति ने पश्चिमी समाज को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार देकर मध्ययुगीन निरंकुश शासन को त्याग दिया था। कि जब 1789 में फ्रांस की क्रांति हुई तो उसका एक ही नारा था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व या भ्रातृत्व भी कह सकते हैं। अब ये था, इसका मकसद यही था कि जो मध्ययुगीन जो राजाशाही थी उस पर एक प्रकार से या जो उनका जो निरंकुश शासन था उसको समाप्त करना था। उदारवाद स्वतंत्रता से जुड़ी विचारधारा है। ये स्वतंत्रता पर सबसे बल देती है, बिना स्वतंत्रता के उदारवादी विचारधारा चल ही नहीं सकती। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम देखिए आप, बाद के अमेरिकी संविधान में व्यक्तियों के अधिकारों की आवाज़ उठाई गई। उदारवाद व्यक्तियों के अधिकारों से जुड़ी विचारधारा है। उदारवाद निरंकुशवाद के विरुद्ध संविधानवाद पर बल देता है। मॉन्टेस्क्यू ने शासन कार्यों को अलग अलग संस्थाओं को देकर शक्ति प्रदर्शन के सिद्धांतों को
भी प्रतिस्थापित किया। मतलब आप समझिए कि ये कभी भी निरंकुशवाद तानाशाही को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते। ये संविधानवाद मतलब संविधान के अनुरूप शासन चलने वाली व्यवस्था संविधानवाद कहलाती है, इस पर बल देता है। फिर अब जो मॉन्टेस्क्यू ने जो विचारों को आप समझते हैं तो उन्होंने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत दिया था, जिसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के मध्य शक्तियों के बंटवारे की उन्होंने बात जो की थी। तो आप समझ सकते हैं ये इन सभी में यकीन करते हुए आगे बढ़ता है। उदारवाद सीमित कार्यों को करने वाले सीमित शक्तियों वाले राज्य की बात करता है। जॉन लॉक की धारणा थी कि राजनीतिक कार्य सीमित होते हैं, अतः राजनीतिक शक्ति भी सीमित होनी चाहिए। एडम स्मिथ बेंथम हस्तक्षेप राज्य के समर्थक थे। मतलब वो हस्तक्षेपवादी, मतलब लेजेस फेयर जिसको कहा जाता है कि राज्य किसी भी प्रकार से उसमें हस्तक्षेप नहीं करे व्यक्ति में और राज्य में, तो उसमें संबंधित ये है उन्होंने बात बताई। और ये जो व्यक्तिवादी हैं वो कहते हैं कि राज्य आवश्यक तो है लेकिन एक अनिवार्य बुराई भी है। क्यों ये कथन कहते हैं? क्योंकि देखो, सुरक्षा, युद्ध हो जाए या आंतरिक विद्रोह जैसी स्थिति हो जाए, जो समाज में अपराध है इनको रोकने के लिए तो सुरक्षा और जेल, न्याय व्यवस्था, इसके लिए राज्य होना जरूरी है। शेष जो भी क्षेत्र है इसमें व्यक्ति को अकेला छोड़ दो। इसलिए राज्य जरूरी होते हुए भी उसको रखना है बुरा लेकिन आवश्यक बुराई, क्योंकि सुरक्षा की जिम्मेदारी पुलिस, जेल, न्याय व्यवस्था के लिए राज्य आवश्यक है, इसलिए उसको राज्य को आवश्यक बुराई के रूप में स्वीकार करते हैं। उसको राज्य को बहुत सीमित करना चाहते हैं। पुनर्जागरण ने राज्य को ईश्वर कर छोड़कर मानव का संस्था बना दिया। मतलब पुनर्जागरण से पहले राज्य को माना जाता था कि ये ईश्वर द्वारा बनाया हुआ राज्य है और जो शासक है, राजा है, वो ईश्वर का दूत है। लेकिन इसके बाद में जब पुनर्जागरण शुरुआत हुई, पुनर्जागरण के बाद में उदारवादी विचारधारा आई, तब से ये व्यवस्था बदल कर उसको कहा कि नहीं, किसी प्रकार से ईश्वर की संस्था न होकर ये मानवीयकृत संस्था है, मानव के लिए संस्था बनी हुई है, राज्य का अस्तित्व मानव के लिए ही है। तो ये उदारवाद की प्रकृति को देखा, स्पष्ट किया।